राइट ऑफ द हेडिंग न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, क्या है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? देखो, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि डीएनए की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं कि डीएनए कैसे बनता है, ठीक है, तो डीएनए ऐसा पॉलीमर, क्या है डीएनए? डीएनए इज अ पॉलीमर, क्योंकि अल्टीमेटली में पढ़ना तो डीएनए के, तो डीएनए की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है, ठीक है। तो डीएनए बना कैसे होता है? जैसे कि मोतियों की माला है डीएनए, ठीक है। ऐसे करते करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए डीएनए के जुड़े हुए, ठीक है जी। अब ये हो गया, ये तो हो गया क्या? डीएनए। क्या हो गया? तो हो गया डीएनए। और डीएनए का एक मोनोमर, एक यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा डीएनए बन रहा है, जैसे कि बात कर रहा था उस वाले यूनिट की, ठीक है। सो दिस व्हाट दिस इज वन यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक यूनिट है, ठीक है। मैं कह दूं, मैं एक ही डीएनए का बेसिक यूनिट है। दिस इज वन बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, and this basic unit of DNA is known as न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है? कहलाता है हमारे पास क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो समझ आ गया आपको व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए whose repetition forms the entire DNA। मतलब कि उसी की रिपीटेशन, उसी न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेशन, वो रिपीटेशन रिपीट होगी क्या कर लेता है? पूरा पूरा न्यूक्लियोटाइड बना, पूरा पूरा डीएनए बना देता है, वही अकेलौता न्यूक्लियोटाइड। बोलो यार, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर, ये न्यूक्लियोटाइड तो फिर एक बेसिक यूनिट होगा। ये मतलब इसको तो फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि सेल एक बेसिक यूनिट है, सेल को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। नहीं, सेल को हम फर्दर ब्रेक तो नहीं कर सकते, पर सेल को हम अलग, मतलब सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम पढ़ तो सकते हैं। साइटोप्लाज्म को अलग पढ़ सकते हैं, डीएनए को अलग पढ़ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग पढ़ सकते हैं, वैक्यूल को अलग पढ़ सकते हैं, गोल्गी बॉडीज को अलग पढ़ सकते हैं। तो इसको भी हम न्यूक्लियोटाइड को भी अलग से पढ़ सकते हैं, इनके अलग अलग कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो भैया बना हुआ है कितनी चीजों से? तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है सुहानी? तीन चीजों से, ठीक है ना। सबसे जो बेसिक चीज है, क्या है जो सबसे बेसिक चीज है जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो है क्या? शुगर। क्या? एक शुगर। तो कहता हूँ मैं 5 कार्बन की शुगर, एक पेंटोज शुगर है। क्या की शुगर है? एक पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन है, तब इसको पेंटोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पेंटोज शुगर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक है, उसमें न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियोटाइड में एक जो चीज है वो है क्या? नाइट्रोजनस बेस। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और एक है हमारे पास क्या? फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। भाई बोलो, समझ आ रही है बात? ठीक है ना, तीन चीजें हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं एक न्यूक्लियोटाइड, और वो न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट कर करके पूरा पूरा डीएनए, एंटायर डीएनए फॉर्म करता है। कुछ यहाँ तक कोई दिक्कत? कनिका? नो सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसको पढ़ना? न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना है। किसको पढ़ना शुरू करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। देखो, तो सर ये 5 कार्बन की शुगर कौन सी? क्योंकि 5 कार्बन की शुगर तो बहुत सारी शुगर होती है 5 कार्बन। आप किसकी बात करते हो? जैसे 6 कार्बन की शुगर बहुत सारी होती है, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, सुक्रोज 6 कार्बन का होता है, ठीक है ना, गैलेक्टोज 6 कार्बन का होता है, ठीक है। सर 5 कार्बन की शुगर कौन सी है? जैसे रामानुज 5 कार्बन का होता है, तो ऐसी 5 कार्बन की कोई और शुगर है? रामानुज की है तो ये है? नहीं, कुछ और है। नहीं, ये रामानुज नहीं है, इसका नाम है क्या? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये बताना? डी ऑक्सी राइबो
राइबोस लिख लो, राइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो सर ये शुगर बनी कैसे होगी समझते हैं। देखो यार, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 5 कार्बन थे, ठीक है ना। कार्बन नंबर मान लो 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5th कार्बन क्या होता है इसमें, आउट ऑफ द प्लेन होता है, सुखा के होता है। आपको स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ट्वेल्थ में दोबारा आएगा तो वहां पर आपको हम स्ट्रक्चर याद करवा देंगे, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। सभी पे H और OH तो लगा ही हुआ है, सभी पे H और OH लगा हुआ है। जैसे इस पे H है, इस पे OH है, इस पे H है, इस पे OH है, इस पे H है, इस पे OH है, इस पे केवल H है। समझे भाई मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका, शुगर का। और एक कौन सी शुगर है, कमी का नाम बताओ, शुगर का क्या नाम है, शुगर का? ये है राइबोस शुगर। कौन सी शुगर है ये? राइबोस शुगर। और ये शुगर डीएनए में नहीं होती, ये शुगर होती है आरएनए में, तब इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सर डीएनए में क्या होगी, डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबो, मतलब कि इसमें से इसके सेकंड कार्बन, जैसे सेकंड कार्बन आप याद मान लो, दिस इज द सेकंड कार्बन, ठीक है ना। इस सेकंड कार्बन के से हम क्या करेंगे, इस OH को हटाएंगे, या बोल दो कि हम इस OH में से, हम इस OH में से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनाइज करेंगे इसको, इसमें से हम ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। सबको दोबारा बनने की जरूरत, चलो बना देता हूँ, ठीक है। HOH, यहाँ पर भी H, CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पे OH, ठीक है। ये वाला OH और ये वाला OH तो खप जाएगा दूसरे बॉन्ड बनाने में, ये वाला OH खप जाएगा फॉस्फेट से बॉन्ड बनाने में। एक OH फ्री रह जाता था जो रिएक्ट कर जाता था दूसरी चीजों से, वो था ये वाला OH। अब मैं इस वाले OH को मिटा के यहाँ पे सिर्फ H लगा दिया, अगर आप देख रहे होंगे तो आया ना, ठीक है। नाउ हियर इज ओनली H and that's why this sugar is known as deoxy ribose तो थी, deoxy राइबोस शुगर। क्या नाम है जिसका, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। उतार लेना भाई, उतारने के लिए मैं आपको बहुत टाइम देता हूँ, कॉपी में किताबों में लिख कर वहां से पढ़ लेना, ठीक है। अगर नोट करना है, इतना जोर देना है तो फिर किताबों से कर लो, फिर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं अपने आप में पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई क्लास में कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई डाउट नहीं किसी को, कोई मेरे को लगता है कि समझ भी नहीं आ रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं थोड़े दिन से मैं सोच रहा हूँ कुछ चीजों को, कि ये जो आपको मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और ट्वेल्थ के लिए, ठीक है, और ट्वेल्थ का बैच काफी इंटरेस्टिंग है। बट मैं अब से ना, एक जो होता है ना ड्यूटी परफॉर्म करने वाला काम होता है, क्या क्लास है तो पढ़ाना है, ठीक है ना, भले जो कोई पढ़े ना करे, ड्यूटी परफॉर्म करती है, मैं चीजें खत्म कर दूंगा मेरे टाइम में, ठीक है। मैं सर अपने मन से पढ़ाई करूंगा, मन होगा बच्चों का पढ़ने का, तो वैसी बात है, मेरे को भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। मैं तभी क्लास लिया करूंगा जब स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टडी, मींस दे आर मोर collaborated, more joined, or better say more connected in the class, rather than के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। ये सिस्टम खत्म करेंगे हम अगले वाले बैच से, इस वाले बैच से नहीं, अभी तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, सिलेबस हो गया आपका। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर, कंटिन्यू करते हैं, आगे आते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
ये हो गई मेरे पास क्या, राइट, डीऑक्सीराइबो शुगर। अब से मैं जो बात करूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस डीऑक्सीराइबो शुगर की बात कर रहा हूँ। तो समझ लेना, जो समझ नहीं आता है पेपर में क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहला कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ वन, ठीक है। तो पहले कार्बन पे मैं करूंगा, यहाँ से इस OH को हटाऊंगा और यहाँ पे मैं एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा यहाँ पर मैं एक, बताना, नाइट्रोजनस बेस मैंने जोड़ दिया। कहाँ पे, पहले कार्बन पे। कहाँ पे जी, पहले कार्बन पे, ठीक है। और जिस बॉन्ड के थ्रू मैंने इस नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा है, जिस बॉन्ड के थ्रू उसको मैंने जोड़ा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहलाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So what is N-glycosidic bond? N-glycosidic bond is a bond formed between the first carbon atom of deoxyribose sugar and the nitrogen atom of nitrogenous group या nitrogenous base is called as N-glycosidic bond। इसके बाद क्या करना है यहाँ पे भैया, 3 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना, डेफिनेशन आपको यहीं की ही लिख पाते हैं, ठीक है। चले, ये हो गई एक बात को बढ़ाते हैं। तो सर ये क्या चीज बनकर आई है, मतलब इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने 2 चीजें जोड़ दी, एक जोड़ दिया आपने लिखा है इसमें शुगर, और दिख रहा है आपको, अगर ऊपर लिखूंगा तो एक जोड़ दिया हमने इसमें शुगर और एक जोड़ दिया हमने इसमें बेस। तो सर शुगर और बेस जुड़ गया तो ये क्या कहलाया जाएगा, तो उसको न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर नहीं, इसको हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते। यहाँ पर हम इसको एक चीज कह सकते हैं, तो कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कह सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए इसको हमने साइड में रख दिया। अभी पूरा नहीं हुआ ना, मतलब इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर हो गई, इसमें नाइट्रोजनस बेस आ गया, पर इसमें अभी फॉस्फेट ग्रुप नहीं आया अभी, ठीक है। और जब तक इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं आएगा तब तक मैं इसको न्यूक्लियोटाइड नहीं कहूंगा। अभी क्या है ये, अभी है न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये अभी, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबो शुगर के पहले कार्बन से अटैच्ड है थ्रू दिस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आई होगी वाली, ठीक है। तो सर फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, आप जरा समझते हैं, देखो। ठीक है, इसके पहले कार्बन पे तो नाइट्रोजन से जुड़ा ही हुआ है और ये न्यूक्लियोसाइड ही है जो मैंने ऊपर बनाया, कुछ अलग नहीं है। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका H हटाकर एक बहुत ही आलिशान, बहुत ही बढ़िया फॉस्फेट ग्रुप को हम इससे यहाँ पर जोड़ देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है, कहाँ पर, 5th कार्बन पे थ्रू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आई बात को। सो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तभी कराएगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। क्या कराएगा, न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ठीक है। या तो आपको ऐसे कह दो, या इसको न्यूक्लियोसाइड को आप देख भी कर सकते हैं, आपको लिख सकते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, वन एंड सेम थिंग, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थोड़ी सी नाइट्रोजन बेस के बारे में, ये कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको पूरी तरह से नोट कर ले, ठीक, आराम से नोट करें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नोट करें।
सर डन। ठीक है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लें एंड कैलकुलेटेड क्वांटिटी लिखें। देखिए, the bond formed between first carbon atom of sugar molecule and nitrogen atom of nitrogenous base is called glycosidic bond. ठीक है, एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए लिख लें। Write two differences between nucleoside and nucleotide. लिख लिया? यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं किताब को। थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाइट्रोजन बेस की। ऑल दोस्त की ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन बेस वाले टॉपिक के 12th में पड़ती है, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक वो छूट ना जाए, बस इसलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन बेस कह सकते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास प्यूरिन्स। कौन से होते हैं? प्यूरिन्स। और एक होते हैं हमारे पास पायरिमिडीन्स। कौन से? पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। समझ गई बात? नहीं, चलो आपको आसान कर देता हूँ। देखो यार, प्यूरिन हमारे पास दो होते हैं, एक का नाम होता है एडेनिन और एक का नाम होता है ग्वानिन। क्या नाम होता है? ग्वानिन। ठीक है, और जो पायरिमिडीन ये भी हमारे पास बेसिकली दो ही है, तो तीन है ऐसे। चलो दो पढ़ लेते हैं पहले। एक हमारे पास है थायमिन। कौन है? थायमिन। और एक है हमारे पास साइटोसिन। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म इसको देखा भी होगा तो कुछ ऐसे लिखे जाते थे, ए टी जी और सी। ठीक है, डीएनए में भी कभी आपने देखा होगा जैसे एटीजी से लिखा हुआ आपको एक बार नंबर आता होगा, एटीजी सी जी सी ए जी 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 सी टी ए सी ऐसे बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखे नजर आते होंगे आपके। यस सर। तो कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन बेस के ही कोड होते हैं। ठीक है, अच्छा एक ना और होता है पायरिमिडीन, जिसके यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उसका नाम होता है यूरेसिल। क्या नाम होता है उसका? यूरेसिल। इसको मैंने पहले दफा में इसलिए नहीं लिखा था
क्योंकि ये जो यूरेसिल है ना, ये प्रेजेंट होता है ओनली इन आरएनए। कहाँ प्रेजेंट होता है? इस मतलब आरएनए में होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, तो उसकी हम खासतौर पर बात करते भी नहीं। ठीक है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है ओनली इन आरएनए, और ये टी को रिप्लेस कर देता है जब ये वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। तो कहता है कि कैसे जुड़ते कैसे हैं। तो ध्यान रख लेना, हमारे पास कभी भी दो प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ेंगे या दो पायरिमिडिन कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से जुड़ेगा थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके थ्रू जुड़ेगा बताना? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है, इस वाली बात का आपने ध्यान रखना है। सर मतलब कि अगर एडेनिन को जुड़ना है किससे? थाइमिन से। ठीक है, तो जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे दो। ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के। ठीक है, और अगर गुआनिन को जुड़ना है किससे? साइटोसिन से, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, पर इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। आसान है। ठीक है, अच्छा कोई अगर आपसे बोलेगा कि ना मान लो कि एडेनिन को साइटोसिन से जुड़ना है या गुआनिन को थाइमिन से जुड़ना है, तो क्या जुड़ सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। In every condition, in any circumstances, A will only join with T and G will only go with C. ठीक है, A के साथ हमेशा T आएगा, G के साथ हमेशा C आएगा, and this is called as complementary base pairing। क्या कहते हैं इसको हम? complementary base pairing। complementary वाला होता है पूरकता, एक दूसरे को पूरा करने वाले। ठीक है, complementary base pairing, ये एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक है, जैसे एक कभी भी सी को कॉम्प्लीमेंट्री कर पाएगा या टी हमेशा जी को कभी भी नहीं कर पाएगा। ए हमेशा टी को करेगा, टी हमेशा ए को करेगा, जी हमेशा सी को करेगा, सी हमेशा जी को करेगा। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। चलिए ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी आरएनए की, ठीक है ना, इन केस ऑफ आरएनए में जो ए होता है वो यू से जुड़ता है डबल बॉन्ड के थ्रू, और जो जी होता है वो सी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। जी सी में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, पर ए और यू में बदलाव आ जाता है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो थाइमिन है ना, वो कोई अलग चीज नहीं है, वो यूरेसिल का ही पार्ट है, मतलब यूरेसिल से ही बना है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो थाइमिन है, थाइमिन जो है हमारे पास इज नथिंग बट 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या है वो? 5 मिथाइल यूरेसिल है। सर क्या मतलब? मतलब क्या, अगर आप लिखते हो ना टी, तो टी में क्या करा? फिफ्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो वो यूरेसिल ही बन जाएगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो एक्चुअली यूरेसिल ना स्टेबल नहीं था, यूरेसिल स्टेबल नहीं था, और यूरेसिल को स्टेबलाइज करने के लिए हमने इसके 5 कार्बन से जो रिएक्टिव ग्रुप था, ठीक है ना, उसको हटा के हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो नाउ यूरेसिल हैज बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 5 methyl uracil has become more stable than the uracil. So 5 methyl uracil को क्या थाइमिन भी कह देते हैं, और थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में, जबकि आरएनए में थाइमिन यूरेसिल ही प्रेजेंट होता है। समझ में मेरी बात? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपको ले देके एक न्यूक्लियोटाइड दिखाऊं, अगर मैं आपको ले देके एक न्यूक्लियोटाइड दिखाऊं, तो एक न्यूक्लियोटाइड को मुझे समझ लगेगा। फिफ्थ कार्बन तो फॉस्फेट हो गया बड़ा बड़ा, फिफ्थ कार्बन दिखाई नहीं, सीधा फॉस्फेट दिखा दिया। ठीक है, और ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन पर कोई एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, ए टी जी सी या यू। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि यह जो कार्बन है, सेकंड कार्बन, इस पे OH नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया इस पे मान लो टी जुड़ा हुआ है। ठीक है, या ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर OH होता, तो फिर यहाँ पे टी नहीं होता, यहाँ पे फिर यू होता। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? चलो है कोई बात नहीं, आगे काम करो। यहाँ पर आप ये लिखो, पहली बात थोड़ी डिटेल में चली आएगी।
पढ़ाएंगे आपको, पर अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये बायोमॉलिक्यूल चल रहा है, वो हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में। यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट कहे जाने वाला टॉपिक आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उस टाइम बच्चे आते हैं मेरे पास के सर बस ये टॉपिक हमें पढ़ा दो, जेनेटिक्स हमारा सुधार दो। ठीक है, तो जेनेटिक्स में 12th में जेनेटिक्स बहुत बड़ी मानी जाती है और बहुत डिफिकल्टी मानी जाती है, क्योंकि प्रोसेस बहुत सारे, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो डीएनए स्ट्रक्चर शुरू होता है, फिर 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट दे रखा है, मैकार्टी मैक्लॉइड और एवरेग एक्सपेरिमेंट दे रखा है, हर्शेस एक्सपेरिमेंट दे रखा है, मैथल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट दे रखा है। फिर यही डीएनए जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी के आगे वो दे रखे हैं प्रोसेस कैसे करता है, ये रेप्लिकेशन कैसे करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेगा, ये ट्रांसलेशन कैसे करेगा, इसके जेनेटिक कोड कैसे बनेंगे, तो जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या होंगे, अगर म्यूटेशंस हो गए तो कौन कौन सी म्यूटेशंस हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर बताएगा अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ लिया तो बताओ ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है, चार्जिंग कैसे हुई, टीआरएनए एमआरएनए के पास कैसे पहुंच गया, राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, लैक ऑफ पेरॉन क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी मैं बोलूंगा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। और स्कूल में टीचर ऐसा करता नहीं है, उसका बड़ा टॉपिक जल्दी निपटाओ, तो बच्चों की बिल्कुल उड़ा देता है। ठीक है, सेकंड यूनिट का टॉपिक है, तो पहला यूनिट तो अच्छे से पढ़ाता है कोई भी टीचर, रिप्रोडक्शन यूनिट है, मजा भी आ रहा होता है बच्चों को पढ़ने में, अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चलो ठीक है पढ़ेंगे। ठीक है, बट यूनिट 2 जो है क्लास 12th में, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पहले तो बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आता, वो समझ नहीं आता तो फिर ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता, फिर बायोटेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, इसके 2 चैप्टर दे रखे हैं, 2 चैप्टर क्या मतलब पूरा यूनिट दे रखा है, क्या कहते हैं, यूनिट नंबर 4 12th में। तो फिर बच्चे बायो में मार्क्स ग्रेजुअली लूज कर देते हैं। तभी आपने सुना होगा कि 100 में से 100 मार्क्स बच्चों के नहीं आ रहे हैं बायोलॉजी में। ठीक है, 99 आ जा रहे हैं, 98 आ जा रहे हैं, मेरे बच्चों के भी 99 आ जाते हैं नंबर, 100 नहीं आ पा रहे हैं। तो 11th की बायोलॉजी थोड़ी सी बोरिंग है, बट ये प्रिडिक्टेबल है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। 12th में ऐसा प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो आपसे ना सीधा सवाल नहीं पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क कर दो, नहीं, वो ना आपसे तरीके से सवाल पूछेगा। वो बोलेगा कि अच्छा अगर अगर सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटाया गया होता, ठीक है, आरएनए में अगर सेकंड कार्बन से अगर हाइड्रोजन नहीं उठाया गया होता, तो डीएनए की स्टेबिलिटी पे कितना फर्क पड़ता। तो आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर नहीं हटाया तो ये बताओ हमें कि थाइमिन लगा है कि नहीं लगा, यूरेसिल तो नहीं लगा हुआ पहले से। अगर यूरेसिल लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती, तो वो तो डीएनए बनते हैं तो आरएनए बनता। पर अगर थाइमिन हटाकर यूरेसिल हटाकर थाइमिन लगा दिया गया और फिर उसके बावजूद ओएच लगा हुआ है, तो उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है थोड़ी सुधरेगी, पर स्ट्रक्चरली वो फिर भी अनस्टेबल रहेगा। तो इस तरह के टॉपिक्स क्लास 12th में आपसे बनकर पूछे जाते हैं। यहाँ जो आपको पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीजें, आप इसको पढ़ लो ठीक से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं खुद आएंगे बता रहा हूँ, पढ़ाने में आपको सब चीजें पढ़ा आप स्कूल में पढ़ाई नहीं है सब चीजें ये। नहीं सर, नाइट्रोजनस बेस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक वीडियो सवाल अच्छा हुआ आपसे, मेरे को और भी याद आ गया। ठीक है ना, देखो ये जो पायरेट्स होती है ना, इसमें 2 साइकिल्स होती है, कितनी साइकिल्स होती है इसमें, 2 साइकिल्स होती है, सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी, ये जो प्यूरिन्स है इसमें 2 साइकिल्स होती हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक। क्या कहलाती हैं, अरे बेंजीन हेटेरोसाइक्लिक। ऐसे, इसमें 2 साइकिल ऐसे बन लगाती हैं। ठीक है, जबकि पायरेट्स में 2 साइकिल नहीं होती, इसमें एक ही साइकिल होती है। तो बच्चे पायरेट्स को कई बार होमोसाइक्लिक बोल देते हैं, तो बोलना गलत है। होमोसाइकिल तब बोलेंगे 2 साइकिल होंगी और दोनों कैसी होंगी, यहाँ तो है ही नहीं ना 2 साइकिल, यहाँ तो एक ही साइकिल है। तो पायरेट्स के साथ बेसिकली मोनोसाइक्लिक क्या होती है, मोनोसाइक्लिक। ठीक है, ये मीटर उठाया सकता है, उसको भी आप नोट कर लें। सर ये प्यूरिन्स के अलावा जो ये दूसरा वाला है, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे?
इसको बोलते हैं पायरीडीन। ओके सर। डन। नोटेड। यस सर। चलिए डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये नाइट्रोजन बेस है, सॉरी एक की है, न्यूक्लियोटाइड है, जी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये दो है। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? देखो यार, इसका थर्ड कार्बन, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, थर्ड है ना, ये आया ना। इसके थर्ड कार्बन और उसके फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनेगा एक बॉन्ड। क्या बनेगा? एक, बोलो, बॉन्ड बनेगा। एंड दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देगा, ठीक है। और अगर मान लो हमें तीसरा न्यूक्लियोटाइड होता, तो ये भी जुड़ जाता है यहाँ पर कुछ ऐसे, फॉस्फेट तो था ही, ये भी जुड़ जाता है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। So what is phosphodiester bond? Phosphodiester bond can be defined as a bond formed between the third carbon atom of one nucleotide and the phosphate group of the other nucleotide. Okay.
So this is the basic, this is forming a chain. क्या बना रहा है हमारे पास, ये एक चेन बना रहा है, मतलब यहाँ पे आगे 5वें कार्बन से आगे जुड़ सकता है ना, और अगर ये यहाँ पे आगे जुड़ना चाहे तो ये आगे यहाँ पे तीसरे कार्बन से जुड़ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक चेन चल रही है डीएनए की, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं फॉस्फेट और शुगर के बीच में, फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और शुगर के बीच में, ठीक है। तो ये तो चल रही है एक चेन से ऊपर से नीचे, तो 5 प्राइम से चल रही है, 5 कार्बन से चल रही है थर्ड कार्बन के लिए, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके सामने आपको एक और चेन दिखाऊं तो देखो जरा, ये चेन ऐसे हो सकती है क्या? इसको मैंने उल्टा बना रहा है, यहाँ से शुरू करा है ऑक्सीजन बनाना, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ से फॉस्फेट लग गया। और क्योंकि फर्स्ट कार्बन है तो मुझे बता सकते हैं फर्स्ट कार्बन पे क्या लगेगा, कौन सा नाइट्रोजन बेस लगेगा, ए, टी, जी या सी? बताओ जरा, या कोई भी लग सकता है। सर जी के साथ सी लगेगा। जी के साथ हमेशा सी लगता है, ए टी जी सी रोल होता है, तो जी के साथ हमेशा सी लगेगा। कौन से बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, कितने बनेंगे? वो बनेंगे 3। ठीक है, तो ऐसे आप उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसका यहाँ पे थर्ड कार्बन जो है वो फ्री है, वो चाहे तो आगे हमें बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, हाँ जी। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर बताओ ना जरा क्या लगेगा यहाँ पर? सर अगर डीएनए के अंदर है तो नहीं, डीएनए बना रहे हैं मुझे, नहीं सॉरी, हाँ ए लगेगा। तो ये लगेगा, कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड है बताना है, फॉस्फेट और थर्ड कार्बन के बीच में? पॉली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। ये ए है, क्या लगेगा इसके आगे? टी लगेगा। कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। 3 कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। और ये हो गया इसका फॉस्फेट, क्या बनेगा यहाँ पर अगेन, कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड, ठीक है। उसका ये हो जाएगा यहाँ से, ये कौन सा कार्बन से लिया जाएगा इसका? फिफ्थ कार्बन। कौन सा कार्बन? फिफ्थ कार्बन फ्री हो गया इसका, अरे माया ना, यस ठीक है। इसका ये थर्ड कार्बन फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली चेन कैसे चल रही है, ये वाली चेन दरअसल 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रही है, पर उल्टी चल रही है। कैसे चल रही है? उल्टी। भाई इसका भी तो फिफ्थ कार्बन फ्री है, यहाँ पे नीचे लिखा है तो आया ना, और ये भी ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाता जा रहा है, आया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चेन्स हैं एंड बोथ आर रनिंग पैरेलल, नहीं यहाँ पे पैरेलल नहीं कहना चाहिए, पैरेलल तो हो जाएंगी ऐसे, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर व्हाट, दे आर 180 डिग्री। ऐसे पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल है। अगर एक नीचे से ऊपर जा रही है तो दूसरी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ द 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये कहना यूनिट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर फॉर्मिंग दैट आर रनिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंड ये बीच में ज्वाइंड है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा है। तो इस चीज को कह देता हूँ क्या मैं, बेस पेयर। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो क्या दूंगा? अरे बोलो भाई क्या कहूंगा? बेस पेयर। और ये बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो ये चेन बिल्कुल ऐसे करके सीधी नहीं है, पैरेलल होती है। एक पैरेलल तो है पर इस तरह से पैरेलल है, देख रहे हो आप? ये मतलब कि एक बेस पेयर, फिर दूसरा बेस पेयर थोड़ा सा नीचे को है पर हल्का सा तिरछा है, फिर तीसरा वाला हल्का सा नीचे है पर थोड़ा सा और तिरछा है। तो ऐसे तिरछा तिरछा तिरछाई होते जा रहे हैं, क्योंकि यार जो बॉन्ड है, एंगल है ना, मैं बताऊं आपको, ये 36 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का है। तो 36 मान लो ऐसे है, 36 के बाद 72, ठीक है, 72 के बाद 96 के बाद ऐसे चेंज होते होते ये थोड़ी देर बाद 180 हो जाएगा। तो जो चीज पहले सामने थी ना वो घूम के बिल्कुल पीछे पहुंच जाएगी। आर यू गेटिंग? इसीलिए जो डीएनए होता है वो हमें ऐसा नजर आता है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी है कि डीएनए
कहीं आके यहाँ पे जुड़ गया है, मिल गया है, नहीं, डीएनए तो पूरा ही जुड़ा हुआ है, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, जैसे बेसिस के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये था सी और ये था जी, तो यहाँ पे जुड़ा तो हुआ था ये, ठीक है, उसके नीचे था ये ए, यहाँ पे डबल बॉन्ड टी, उसके नीचे था ये टी डबल बॉन्ड ए, तो डीएनए जैसे आपस में जुड़े ही हुए हैं, हर जगह से जुड़े हुए हैं, और हर जगह उसको दिखाया नहीं जाता, इसलिए उसको ऐसे दिखाया आपने मूवीज वगैरह में डीएनए को दिखाते थे ऐसे दिखाते। यस सर। ये बीच में डंडे क्या है, ये डंडे हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी ये है बेस पेयर्स, क्या है बीच बीच में ये बेस पेयर, समझे? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। और अगर ये चल रही है 3 प्राइम, तो ये घूम के कहाँ पर आएगी नीचे 5 प्राइम पे, और अगर ये है ऊपर 5 प्राइम तो नीचे घूम के कहाँ पर आएगी 3 प्राइम पे। So these are the two chains that are running parallel to, not parallel, sorry, anti-parallel to each other. आसान है मुश्किल है बताओ यार? आसान, ठीक है। दो टर्म्स के बीच में ना, बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या आप बोल सकते हो कि 10 बेसिस होते हैं। तो सर यहाँ क्या लिखा है आपने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8, ठीक है। तो सर बाकी 9 और 10वां कहाँ पर है? अरे भाई देखो 9 ये है और 10वां ये, समझ रहे बात को? भाई इस पॉइंट पे भी तो नाइट्रोजन बेस होगा, नहीं समझ रही बात को? सर फिर दूसरे वाले के लिए भी ये एक कंसिडर करा जाएगा? हाँ ठीक है, वो इतनी आप काउंटिंग मत जाओ, आप ऐसे समझो कि ये ऐसे है, ठीक है, पहला ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, फिर पांचवें होने वाला भी थोड़ी जगह खत्म हो गई है। आप कभी ऐसे गोल वाली सीढ़ियों के ऊपर चढ़े हो, गोल वाली सीढ़ियों पे? यस। तो पहली सीढ़ी तो चौड़ी होती है, अगर आप चढ़ते हो यहाँ से तो पहली सीढ़ी तो क्या होती है, पहली सीढ़ी तो चौड़ी होती है, ठीक है, फिर वो चौड़ी सीढ़ी आगे आके थोड़ी सी और कम हो जाती है दिखने में, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कि सीढ़ी आगे आके मिल ही गई होगी, ऐसा लगता है या नहीं लगता? पर ऐसा होता है क्या? नहीं, यस कंटिन्यूसली उतनी ही पैरेलल चल रही होती है दूसरे के, समझ रहे हो बात को? आया ना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आगे जाके ऐसे करके ये मर्ज कर जाएंगे, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हैं कंटिन्यूस, लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर द टू चेन्स, सो दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए जो बनी हुई इसकी शुगर की और फॉस्फेट की, तो हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या बोल जाओ दो बेस पेयर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इसके बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, कितने का? 0.34 नैनोमीटर का, और दो टर्म्स जो होने वाले हैं इसके बीच में डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, ऑब्वियस बात है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू वही है, ठीक, आसान है, चलिए यस ठीक है। तो यहाँ पे हमें वाली बात सर वो 3.4 है, 34 है। 3.4, ठीक है। ओके सर। तो दिस इज हाउ डीएनए इज फॉर्म, ठीक है ना, बहुत अच्छी मतलब बात है ये, क्या कुछ समझ आने की बात, ठीक है। सर हमें इसका स्ट्रक्चर लर्न तो नहीं करना ना अभी? नहीं लर्न कुछ नहीं करना, आपने आपको बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए, वो आप कर लो, ठीक है। चलें पढ़ लें, नोट करेंगे इसको। सर डन। डन, कितने जल्दी कैसे कर लोगे? साथ साथ बातें करते क्या? आपको मना किया साथ साथ मत करो चीजों को, समझने में ध्यान दिया करो। हमारा एक ना वीक पॉइंट है वैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम का, नंबरों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लर्निंग से ज्यादा। चलो नोट किया? नहीं सर, आप जो छोटे छोटे चीज बोलते रहते तो वो भी साथ साथ लिखते रहते हो। लिखते रहते हो, चलो ठीक है। वैसे अभी कर लिया नोट, जैसे ना कल निकालने किया है सर, एक सेकंड। कर लो।
मेरा एक रिलेटिव है, मेरा मतलब वो रिलेशन में कहें तो थोड़ा भतीजा लगता है, पर वो है 10 साल का, 5th क्लास में है वो, और इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो। इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब देश बदलता रहता है पढ़ते पढ़ते। तो 3 देशों में पढ़ाई कर चुका है, मैं उसको पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उसका इतना बढ़िया है कि वहाँ पर ना आपको कुछ भी चीज याद नहीं करनी है, ठीक है। सर कौन सी कंट्री? वो 3 कंट्रीज में ऑलरेडी पढ़ चुका है। एक वो म्यांमार में पढ़ चुका है, एक वो ग्रीस में पढ़ चुका है, और एक वो मॉस्को मतलब कि रशिया में पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं उनके, ठीक है। तो मतलब वो तो हमारे ऐसा लगते नहीं, पूरा अंग्रेजी लगता है वो देखने में, बोलता भी बिल्कुल बहुत ही बड़ी अंग्रेजी है, ठीक है। तो पर बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश तो चलो ठीक है, कंट्रीज में आप रहोगे बाहर, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि वो तो एक मेरे ख्याल से कम्युनिटी के थ्रू दिया होगी आपके लिए एक वो है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट है ना। अंग्रेज इंग्लैंड में जो रह रहा है वो इंग्लिश ही बोलेगा, वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। यस सर। तो ये वही बोलेगा जो पढ़ा लिखा है, कई बार वो भी नहीं बोल पाता, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। इंग्लिश को तो छोड़ देते हैं, बट मैंने उसको मैथ्स करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए बहुत रट्टा लगवाया जाता है, इसको ये सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है, वहाँ पे वैसा नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें बोलना होता है ना, मतलब आप अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो कि अगर मुझे बोलना है से x मल्टीप्लाइड बाई dx, बोलते हैं ना आप, ये इंटीग्रेशन वगैरह करते हो तो इंटीग्रेशन डायरेक्शन कुछ करिए। यस सर करिए। चलो थोड़ा बहुत पसंद कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं तो बिल्कुल ही ठेठ बोल देता हूँ कि 5 के 15 हो जाएंगे, ठीक है। कोई और बोलेगा तो बोल देगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो पर वहां पे ऐसा नहीं है, वो समझते हैं कि एक्चुअली 5 वैल्यू है दिमाग में, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज है, पर वो बड़े लेवल पे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो समझ लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ 3 बिकम्स 15। तो ये एक लर्निंग वाली बात है, ठीक है। ये वाली बात मैंने तब देखी जब वो एक इक्वेशन के बारे में उसको लिख रहा था, ठीक है। और ये वाली बात तो मतलब यार, मतलब मैं भी पढ़ा लिखा हूँ काफी, ठीक है, मानता हूँ अपने आप को, पर ये इतनी अंडरस्टैंडिंग के जो मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। मतलब वो जब मेरे इस तक पहुंचेगा तब तक तो वो जीनियस ही बन चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर वो जिस ट्रैक पे चल रहा है उस ट्रैक पे रहा तो। उनकी सर वो कोर्स, पढ़ने में अच्छा है? हाँ हाँ काफी अच्छा है पढ़ने में वो। जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन लिखनी है, ठीक है। आपने बेसिकली हुआ जैसे पता चला कि मैं केमिस्ट्री का कुछ इसको बना के भेज रहा था, किसी ने कुछ मेरे से मांगा हुआ था। फाउंडेशनल वेव इक्वेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ी है यस सर। ये वाली? यस सर, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाली, ये वाली पूरी इक्वेशन होती है। ev फंक्शन साइन, ठीक है। तो इसे मिलने में आगे चलते तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन आती है, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट आता है, सुना है आपने, h या डेल्टा। यस सर। यस सर। तो मैं वैसे बोलता हूँ 8 ev, ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 8 ev मतलब जब मैं इसको कॉपी में लिखूंगा और सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं 8 को e और v से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला कि 8 टाइम्स ऑफ e मल्टीप्लाइड बाय, मतलब मल्टीप्लाइड नहीं बोला उसने, टाइम्स ऑफ v। समझे मेरी बात को? समझे? जैसे कि मोमेंटम भी उसने को ऐसे पढ़ के सुनाया कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, हम जैसे बोलते हैं। तो मोमेंटम वहां पे समझाया गया है कि मोमेंटम इज नॉट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। समझे मेरी बात को? देखो फर्क बहुत छोटा सा है पर बहुत ही बड़ा फर्क है, ठीक है, समझने के लिए। अभी खाली बात शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि कितनी ही मतलब क्रेजी थिंग है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग का होना एट द लेवल ऑफ 5। मैं भी निकालूंगा अगर सर हमें जो दिख रहा है हम सिर्फ उसको बोल रहे हैं, पर वो उसके अंदर तक डेप्थ तक घुसकर उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना।
वो समझ चुका है कि मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम, मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, मोमेंटम बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कोई घटता जाएगा। Yes, sir. Actually, this is the reason for that. टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यार यार हमें नहीं पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है क्या है, ठीक है, कि मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी, पर ये वाली बात हमारे दिमाग में सेकंड थॉट में आएगी, उनके दिमाग में पहले थॉट से वाली बात है। समझ रहे हो? तो दिस इज मतलब बहुत बढ़िया है। और ये कारण है कि इंडिया को कितने नोबेल प्राइज मिलते हैं, कितने मिले हुए हैं, ठीक है। और अगर वहीं आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका को, इनको रशिया को, या क्या कहते हैं इंग्लैंड वगैरह के नाम पे कितने सारे नोबेल प्राइज हैं, ठीक है। क्यों? वहाँ पे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो है, काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए। ठीक है, तो डीएनए इज कंप्लीटेड हियर, ठीक है। आप अपना थोड़ी सी बात कर लें, मतलब आप क्वेश्चन लिखें पहले तो होमवर्क के लिए। लिखें, अरे भाई क्वेश्चन लिखवाऊं या पॉइंट ही लिखवा दूं, बताओ क्या करूं? पॉइंट ही लिख लो यार, क्वेश्चन क्या लिखोगे, पॉइंट लिखो। लिखो डीएनए के बारे में कुछ लिख लो, लिखो। जेम्स वॉटसन, दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक, ठीक है ना, तो लिख लो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक have proposed double helix structure of DNA, have proposed double helix structure of DNA, ठीक है ना। डबल हेलिक्स मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स, तो हेलिकल मॉडल, ठीक है। इसमें लिखें नेक्स्ट पॉइंट, ईच हेलिक्स ऑफ डीएनए, ईच हेलिक्स लिख सकते हो आप, ईच स्ट्रैंड भी लिख सकते हो, ईच स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स है ना इसमें, एक ये वाला स्ट्रैंड और एक ये वाला स्ट्रैंड। ईच हेलिक्स या ईच स्ट्रैंड of DNA molecule is a polynucleotide chain, is a polynucleotide chain, is a polynucleotide chain, ब्रैकेट में लिख लेना पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट पॉइंट, the two chains are anti-parallel, and are coiled, the two chains are anti-parallel and are coiled in right handed manner, Next point, the nitrogenous basis of the two strands, are held together by hydrogen bonds, ब्रैकेट में H bonds शॉर्ट फॉर्म में, forming base pairs, ठीक है। नोट लिखें, एक नोट लिखें adenine pairs with thymine,
through two hydrogen bonds and guanine and guanine and guanine and guanine with cytosine and guanine with cytosine through three hydrogen bonds सर एक बार जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला था एक बार वो रिपीट कर दो। क्या बोला था भाई मैंने फर्स्ट पॉइंट? सर वो साइंटिस्ट वाला बोला था ना जो। अच्छा लिख लो सर, वॉटसन और क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक have proposed double helix structure of DNA। देखो यार इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है ना, टीचर का दिमाग फिर जाए तो यहाँ से सवाल देता है वो, ठीक है ना, बट जनरली ना टीचर इस टॉपिक में ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उसको पता है कि डीएनए तो रिपीट कर जाएगा इलेवंथ में, तो मैं इससे इलेवंथ में सवाल पूछ लूंगी या पूछ लूंगा, पर बाकी जो है जैसे एंजाइम्स है, एपो एंजाइम्स वाला पार्ट है, ठीक है, या कोफैक्टर वाला पार्ट है, या से मेटाबोलाइट्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो 12th में रिपीट नहीं करेगा, तो मैं पहले इससे अभी सवाल पूछ लूंगा, टीचर के दिमाग में ये रहता है, समझे? चले यस सर। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नोट खत्म हो गया, लिखें। देखो ये जो डीएनए है ना, इसके पार्ट का जो वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे दो कर्व बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या? पिच। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ पिच, ठीक है। उसमें लिखें द पिच ऑफ हेलिक्स is 3.4 nanometer, and there are 10 base pairs in each turn with a distance of 0.34 nanometer 0.34 nanometer In each turn 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 each turn with a distance of 0.34 nanometer between two base pairs ठीक है। एक पॉइंट स्टार लगा के लिख लो this form of DNA is called BDNA या बीटा डीएनए। बहुत टाइप के डीएनए होते हैं हमारे पास, अल्फा, बीटा, बीटा 1, बीटा 2, सीटा, जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बीटा डीएनए कहलाया जाता है, ठीक है ना। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड BDNA या बीटा डीएनए। लिख लिया सर? डन, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गया डीएनए कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी बात हम आरएनए के बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आरएनए के बारे में भी लिख लो यार, एक लाइन लिखो राइबोन्यूक्लिक एसिड is a सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर। पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, कौन? आरएनए। जबकि डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर of ribonucleotides which contain ribose sugar and the nitrogenous bases that are कौन से होते हैं? देख लो खुद से, that are हाँ एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन और लास्ट वाला साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल। ठीक है, लिखे। अरे भाई अब तो सबको नोट्स मिल गए ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नोट्स ना मिले हो? अब है तो मुझे बता दो यार अभी। सर संध्या को नहीं मिले। संध्या को नहीं मिले, आपको मिल गए स्वानी? नो सर। तो बेटा अपना नाम कौन लेगा? सर मुझे अपना- भी नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिले। अरे प्रिया आपने वहाँ पे बात करी, गए थे आप मुनीर वाले सेंटर पे, वहाँ पे नहीं थे अवेलेबल? सर मैं गई तो नहीं। हाँ, एक हिमांशु सर से बात पूछ लेना सर, 11th के नोट्स की तीनों कॉपी पड़ी हैं आपके पास? अगर ओके पड़ी सर। हैं तो वहां से ले लो, नहीं पड़ी ओके सर। तो मैं आज या कल मैं जाऊंगा वहां पे तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। और सिया, सुहानी और कौन है? तानिया। तानिया आपको तो मैंने बुलाया था नोट्स लेने के लिए, आप आए नहीं थे क्या तब? नो सर, आपने मैसेज नहीं किया था, आपने कहा था मैसेज करूंगा। तो अभी तक आप क्वेश्चन सोल्यूशन की प्रैक्टिस कैसे करते हो? नहीं करते हो? वाओ। बाकी आपको तीनों नोट्स मिल गए हैं? क्या नाम है कनिका आपके? यस सर। अच्छा, 3 बच्चों को चाहिए नोट्स, है ना? ये कह रहे हो ना आप लोग? प्रिया को, अगर प्रिया के नोट्स मिल जाते हैं तो 4, नहीं मिलते हैं तो 4, वरना 3 लोगों को। चलो करते हैं भाई, करते हैं। अभी 2 बच्चे तो ले गए थे मेरे से भी आके, एक तो आप लेके थे, कनिका एक ध्रुव ले गया था। ठीक है, चलिए आगे लिख लें। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आती है। ठीक है, तो लिख लें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको डिफाइन कर लें पहले। लिखिए, लिखिए। लिखिए, the bond formed between third carbon atom third carbon atom of the sugar of one nucleotide and fifth carbon atom of the sugar of next nucleotide is called phosphodiester bond. In nucleic acids मतलब डीएनए और आरएनए में दोनों में होते हैं। अभी क्लासमेट के बाद मेरे से पास रुक जाना, 2-4 जने, 2-3 जने इनको नोट्स चाहिए, मैं देख लूंगा कि कौन से नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि कुछ पार्ट्स में नोट्स के यहाँ पे उठा के ले आए हैं घर पे। ठीक है, तो जो अवेलेबल होंगे वो मैं आपको अभी दे दूंगा। ठीक है, सेट 1 तो अपने ख्याल से भी आपको चाहिए नहीं होगा, और वो है भी नहीं मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग। पार्ट 2 और पार्ट 3 अवेलेबल है, तो आप एटलीस्ट मेरे से बोले आना पहले। ठीक है, चलिए देखिए, चलो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी हो जाती है। चले, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए पूरे हो गए हैं। अब हम वापस चलते हैं और कुछ और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या पढ़े बताओ? सर लिपिड छोटा सा है, वो खत्म। लिपिड भी छोटा सा ही है, नॉर्मल सेकेंड भी छोटा सा ही है, वो पढ़ लेते हैं पहले। चलो लिपिड्स पढ़ लेते हैं, आपने कहा। ठीक है,
हेडिंग लिखिए मैं लिपिड्स। लिपिड में सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं होती उसकी मोनोमर और पॉलीमर की। ठीक है, देखिए कहता है कि लिपिड्स हमारे पास ये बेसिकली ग्रुप्स हैं, ये कोई पॉलीमर या मोनोमर नहीं है। ठीक है ना, लिपिड्स आर ग्रुप्स। ग्रुप बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? हेट्रोजीनस ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं ये? हेट्रोजीनस ग्रुप्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनस हेट्रोजीनस ग्रुप्स जो बहुत सारे ग्रुप्स से मिलकर बने होते हैं। ये बुझे ना, पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक है, हेट्रोजीनस ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और कभी कभी ऑक्सीजन, ना तो ऑक्सीजन वो नहीं है, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स प्रिडोमिनेटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन ग्रुप्स नहीं और साथ साथ ही ऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं ये? दे आर नॉन पोलर। और आपको पता होगा कि जो चीज नॉन पोलर है वो पोलर चीज में डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो वाटर पोलर पोलर होता है, तो उस पर हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ दे आर नॉन पोलर इट मींस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। आपने कभी सरसों के तेल को पानी में डिसॉल्व करके देखा है क्या? हो जाता है डिसॉल्व? क्या भाई बताओ? No, sir. नो सर। कभी नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो कहता है ये लिपिड्स है ना, इसमें दो कैटेगरीज आती है। कितनी कैटेगरीज आती है इसमें? दो कैटेगरीज आती है हमारे पास जो हमें पढ़नी है। कुछ लोग इसको इनका पॉलीमर बोल देते हैं, बट पॉलीमर होते नहीं है। ठीक है, एक होता है क्या? फैटी एसिड्स। क्या पढ़ने हैं हमने यहाँ पर? फैटी एसिड्स। और एक पढ़ने हैं हमने ग्लिसरॉल। क्या पढ़ने हैं? ग्लिसरॉल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं फैटी एसिड? कोई जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3COOH, तो ये तो क्या हो गया? तो हो गया एसिटिक एसिड। क्या हो गया? ये हो गया एसिटिक एसिड। समझ रहे हो? हालांकि कोई फैटी एसिड नहीं है ये। फैटी एसिड में कंडीशन ये है कि ये जो पार्ट है, कौन सा? दिस एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट बोलना? एल्काइल ग्रुप वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके पास कम से कम, मतलब कम से कम वाली कंडीशन छोड़ देते हैं क्योंकि फिर से बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि दिस एल्काइल ग्रुप मस्ट बी अ बल्कि एल्काइल ग्रुप। कैसा ग्रुप होना चाहिए? बल्कि। एक भारी एल्काइल ग्रुप की तरह ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि मान लो कि एक ऐसा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास क्या? इसके पास 16 कार्बन है। कितने कार्बन इसके पास? से 16 कार्बन का एसिड है। हाउ मेनी कार्बन? हाँ, 16 कार्बन का एसिड। ठीक है, और ये 16 कार्बन है। ऐसे एसिड को, ऐसे फैटी एसिड को कहूंगा क्या मैं? पाल्मिटिक एसिड। क्या कहूंगा मैं इसको? बोलना, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, या मान लो कि इसके पास क्या है? इसके पास 18 कार्बन का एसिड है, 18 कार्बन का फैटी एसिड है। ठीक है,
उसको कहूंगा क्या मैं, स्टीयरिक एसिड। क्या कहूंगा मैं इसको, स्टीयरिक। आप समझ रहे हो ना मैं इसको क्यों बोल दे रहा हूँ, 18 कार्बन क्यों क्यों बोल दे रहा हूँ, ठीक है। स्टीयरिक एसिड में आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला में लिखूंगा, लिखूंगा C17 S35 COOH। समझा मेरी बात को। तो 18 कार्बन में ज्यादा कार्बन इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो इसमें इसकी मेंशन रही होगी ना, ठीक है ना, वो रही होगी 15 कार्बन की। जैसे कि C15 सॉरी हाँ C15 H32 COOH। समझे मेरी बात को। ये चीज कुछ ऐसी रही होगी, मैंने 16 कार्बन की बात करी है। वही आप इसको 20 कार्बन तक भी ले आ सकते हैं। कितने तक भी ले आ सकते हैं हम इसको, 20 कार्बन तक भी ले आ सकते हैं। से 20 कार्बन फैटी एसिड, ठीक है, सब में फैटी फैटी है भाई, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड, कौन सा एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये सारे बड़े अच्छे मतलब बड़े बड़े फैटी एसिड्स, ठीक है। और अगर मैं फैटी एसिड्स की यहाँ पे बात करता हूँ, आगे ले आऊँ आपको, तो आपने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है, क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अभी तो हमें वाली कोई बात नहीं करी है, ठीक है। तो कहते हैं फैटी एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, आपने जरूर सुना होगा। एक आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कौन से आते हैं बोलो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और एक आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड, बिल्कुल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सुन लो, इनमें क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है इनके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी के पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ, कंटेन्स वन और मोर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड कॉमन नहीं है, ठीक है। सर वो तो अनसैचुरेटेड होता है ना, क्या अनसैचुरेटेड तो बॉन्ड होता ही नहीं है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा कॉमन नहीं है, तो आप एक काम करें, आपने इसको डबल बॉन्ड से लिखना है, ठीक है। इनके पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि इसके पास मान लो सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो उसको कह देता हूँ क्या मैं, केवल एक डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, किसी भी दो कार्बन के बीच हो सकता है। कार्बन नंबर से 7 और 8 के बीच में हो सकता है, 11 और 12 के बीच में हो सकता है, 15 और 16 के बीच में हो सकता है, 18 और 19 के बीच में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कहता हूँ क्या मैं, मोनोईन, क्या कह दूंगा मैं इसको, दिस विल बी कॉल्ड एज मोनोईन, ठीक है। या अगर मान लो कि दो डबल बॉन्ड है, उसे कह दूंगा मैं डाई। या मान लो कि थ्री डबल बॉन्ड है, उसे कह दूंगा मैं ट्राईन। तो इस तरह से हम इनको बोलते हैं। आपने सुना ऑलिव ऑयल, सुना आपने ऑलिव ऑयल? यस सर। यस सर। माना जाता है, बुरा माना जाता है वो, अरे बोलो कैसा माना जाता है खाने के लिए, अच्छा है बुरा? सर एक डाउट है, अरे यार एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सर सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना। लो भाई, मेरे को लग रहा है मैं इसको भाई उल्टा लिख रहा हूँ मैं इसको, सॉरी, ये लो माफ करना। यस सर, वही कह रही थी मैं भी। लो ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले में। अनसैचुरेटेड में भैया डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड कॉमन नहीं है इसलिए लिखा नहीं है, डबल बॉन्ड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बोल दूंगा मैं मोनोईन, दो है तो डाईन, तीन है तो ट्राईन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो ट्रिपल वाले का, एग्जांपल मैं लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। तो कहता हूँ मैं ऑलिक एसिड, तीन ट्रिपल बॉन्ड उसके होते हैं, तो कहता हूँ मैं ऑलिक एसिड एंड दिस इज द मेजर कंपोनेंट इन ऑलिव ऑयल। किसमें होता है ये? ऑलिव ऑयल में मेजर कंपोनेंट होता है, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं खाने के लिए। हम इसमें तीन डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और
ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं इसके उल्टे अगर मैं बात करूं, वहीं अगर मैं इसके उल्टे में बात करूं तो वहां पर आते हैं हमारे पास कौन से सैचुरेटेड, कौन से आते हैं हमारे पास सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब नो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए दे डू नॉट मेटाबोलाइज इजीली। हमारी बॉडी में इसलिए मेटाबोलाइज नहीं होते, इसलिए हमारी बॉडी में स्टोरेज होते चले जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आप इनको ना खाएं, इनको आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो ये बेसिकली एनिमल ऑयल्स ज्यादातर होते हैं, ये एनिमल ऑयल्स। आप इस बारे समझ लें कि खाने में ज्यादा अच्छा क्या होता है, वनस्पति घी अच्छा होता है या देसी घी अच्छा होता है? देसी घी। देसी घी। देसी घी। हाँ देसी घी, स्वाद आता है ना उसमें। यस सर। नहीं वैसे मुझे भी खुद भी पर्सनली देसी घी अच्छा लगता है, पर भाई देसी पर उसमें ज्यादा फैट होता है ना सर। सैचुरेटेड होता है, फैट तो दोनों में ही होगा, पर सैचुरेटेड ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं बॉडी में यस टूटता नहीं है अगर आप ठीक से एक्सरसाइज ना करो तो, या फिजिकल एक्टिविटीज ना करो तो, ठीक है। जबकि जो ये होता है हमारे पास वनस्पति घी, वनस्पति घी। ठीक है ना, ये अनसैचुरेटेड फैट्स में ज्यादा होते हैं, डबल बॉन्ड रहता है उसमें, तो डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाते हैं। आपने लैब में एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था आपने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद है? द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर गेट डिसअपीयर आफ्टर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अरे बोलो हाँ या ना। नो सर। तुम लोगों ने 10वीं पास करी है, पता चला कि भगवान के भरोसे पास हुए हो? नहीं, तुम तो कोरोना के भरोसे पास हुए हो, सॉरी। सर आधी से ज्यादा चीज तो डिलीट हो गई थी, फिर टीचर्स पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं करते थे उसको। वाह, कोई बात नहीं, मैं वैसे टीचर नहीं हूं, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मान लो लगा हुआ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बताओ जरा कितने डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं कोई चीज ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, उसको कहता हूँ ना हाइड्रोजनेशन, या मान लो मैं ब्रोमीन ऐड करता हूँ रिएक्शन करवाने के लिए, तो ब्रोमीन कहाँ पे जल्दी ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा या यहाँ पे ऐड होगा? डबल बॉन्ड वाले में ऐड होगा। यहाँ पे जल्दी ऐड हो जाएगा भाई, हाँ, यानी यहाँ पे अटैक क्या होगा, फास्ट होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। समझे मेरी बात को? तो दिस इज, they are less stable, more reactive, chemically not inert, that's why they undergo metabolic, they undergo metabolism in our body, ठीक है ना, ज्यादा होती है इनमें मेटाबॉलिज्म एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बस इतना बताना था मैंने आपको। सैचुरेटेड का एग्जांपल लिखा था तो लिख लो, ये सारे एग्जांपल मैंने सैचुरेटेड के लिखे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना, देखिए अल्फेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, दो लिख लेना बस, ठीक है। बोलो लिख लोगे? अभी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो नोट करो फिर इसको फटाफट, ठीक है। फैटी एसिड्स हो गया, इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स भी। वैसे फॉस्फोलिपिड मैंने आपको पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं ये, तो मैं डायग्राम दे रखा है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे भाई, ठीक है, कर लो लिख लो।
Done? Noted? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया मैंने आपको, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड डिफरेंस। यस सर। ठीक है, चलो भाई आगे हेडिंग लिखें ग्लिसरॉल। ठीक है, आपको मैं ऐसे पढ़ा था, आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में एकेडमिक्स में डिफरेंस लिखवा दिया था या पढ़ा तो दिया था ना, पढ़ा दो है तो यार भाई, तुम्हें पढ़ लेना है चैप्टर से, डिफरेंसेस के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है,
देखो क्या होता है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल पढ़ने की जरूरत क्या है, दोनों साथ समझ लो आप। ग्लिसरीन का सुना है ग्लिसरीन के बारे में, ग्लिसरीन जो आप फोटो पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, यस सर। यस सर। ठीक है ना। वो क्या होती है, वो बेसिकली एक एल्केन ऐसा नाम होता है प्रोपेन, सुना है आपने, CH3 CH2 CH3, यस सर। ठीक है। इन सब में से हमने एक एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बॉन्ड फ्री हो गया भाई, आया ना, ठीक है। और इन तीनों कार्बन पे हमने OH OH और OH लगा दिया, तो बन गया हमारे पास ग्लिसरॉल। है इसको आप आसान भाषा में कह देते हैं ग्लिसरीन, क्या कह देते हैं, ग्लिसरीन। समझ में बात आया ना। तो ये तो हो गया ग्लिसरॉल, इसके बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ना, हमने पढ़नी है इसकी मॉडिफाइड फॉर्म। क्या पढ़नी है हमने इसकी, पढ़नी है मॉडिफाइड फॉर्म, जिसको मैं कहता हूँ क्या, ग्लिसराइड्स। क्या कहता हूँ उसको, मैं कहता हूँ ग्लिसराइड्स। अब भला सा ये ग्लिसराइड्स क्या है, देखो यार, अगर मैं इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन, इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसी एक फैटी एसिड से करवा दूं, किससे करवा दूं मैं, किसी एक फैटी एसिड से करवा दूं, जैसे कि C17H35, और जो COOH मैं यहाँ लिखता हूँ ना, मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। C17H35 COOH, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, ऐसा लिख दूं तो, अरे बोलो हाँ या ना। नो सर। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन होगी तो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, समझे, वही दिख रहा है, ठीक है। यस सर, वाटर बन जाएगा। वाटर निकल जाएगा, ठीक है, H2O यहाँ से निकलेगा। तो अब मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, असली लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर रहेगा C17H35 CO, और CO के साथ क्या जुड़ गया बताना जरा, बोलो। H OCH2, अरे ऐसा निकल गया, अच्छा OCH2 निकल गया। ठीक है ना, OCH2 निकल गया, तो मैं O भी यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास CH2, और नीचे लगा हुआ है CH, और नीचे लगा हुआ है CH2, समझा मेरी बात को, अरे हाँ है ना। सर ये जो लेफ्ट साइड में जो ये O बचा है वो उधर के O के साथ जाके, हाँ मैंने दिखा दिया, अच्छा अच्छा यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको सही बात सही समझाई है। ऐसा भाषा में बोलता है कि यहाँ से OH निकलेगी, यहाँ से H निकलेगा, पर ऐसा होता नहीं, ठीक है, क्लियर है बात इसमें, ठीक है। यस सर। चलो, तो यहाँ पे जो ये बनकर आई है इसमें हमारे पास एक तो है, एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का, इसका फैटी एसिड का, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनकर आता है एक एस्टर। क्या है ये, एक एस्टर है, क्या है ये, बोलो क्या है ये, एक एस्टर। केमिकल रूप से बोले तो एस्टर वो होते हैं जिसमें खुशबू आती है। तो कहते हैं ग्लिसरीन को सूंघा है, स्मेल करेगा कभी ग्लिसरीन को, नो सर। कभी नहीं किया। अबे तो होठ पे लगाते तो कभी स्मेल नहीं आती उसमें से, ये ना बंद कर लेते ऐसे लगाने के टाइम पे, नोटिस। बेटा मीठी मीठी फ्रूट स्मेल आती है, फ्रूट लाइक स्मेल आती है, ठीक है, उसको कहता हूँ क्या मैं, एस्टर। और ये बनकर आई है जो एस्टर, उसको मैं बता रहा हूँ, इसको क्या होगा, क्योंकि एक ही फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ओनली वन फैटी एसिड, तो होगा क्या मैं, मोनोग्लिसराइड, क्या दूंगा मैं इसको, बोलो मोनोग्लिसराइड, आसान है, क्या कह देंगे, मोनोग्लिसराइड। अगर दो रिएक्ट करते, एक रिएक्शन इस वाले के साथ भी होती तो उसको क्या होता, क्या होता मैं, डाइग्लिसराइड। और मान लो अगर तीन रिएक्ट करते तो उसका क्या मैं, ट्राइग्लिसराइड। जैसे मैं आपको बना के समझाता हूँ, एक फॉर्मेशन समझाता हूँ मैं आपको किसकी, ट्राइग्लिसराइड, किसकी फॉर्मेशन समझाता हूँ मैं आपको, एक
ट्राई ग्लिसराइड कैसे बनता है, देखते रहना। देखो 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 देखो, C17H35COOH, तीन यूज कर रहा हूँ, C17H35COOH, C17H35COOH, ठीक है। अभी हम बनाता हूँ मैं ग्लिसरॉल साथ में। देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2 TH CH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, निकाल दो भाई। काम करते हैं यहाँ से सीधा OH निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं H, ठीक है, आसान करने के लिए, समझने के लिए बस, ठीक है। ठीक है जी, कितने वाटर वाली के बाहर निकलेंगे बताना यहाँ से, मेरे ख्याल से 3, ठीक है। क्या बनकर क्या आएगा इसको देख लेते हैं जरा। देखो यहाँ पर CH2 CH CH2 और यहाँ पे ये बॉन्ड फ्री हो गए, यहाँ पर आकर रहेगा क्या C17H35CO, C17H35CO, C17H35CO। तो ये बनकर है हमारे पास एक ट्राइग्लिसराइड। क्या बनकर है हमारे पास, ये एक ट्राइग्लिसराइड। समझे मेरी बात को, हाँ या ना। इसको कहता Yes, sir. हूँ, इस ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इनको कहता हूँ क्या मैं, एस्टर्स, या दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड, या सही मायनों में हम इसको कहते हैं क्या, फैट। क्या कहते हैं, फैट। आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हुआ है ना, वो केमिकली एक ट्राइग्लिसराइड ही है। क्या है वो, एक ट्राइग्लिसराइड ही है। समझे भाई मेरी बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें लिखें ग्लिसराइड्स में लिखे, अभी नोट बाद में करना, पहले लिख लो। लिखो ग्लिसराइड्स आर फाउंड बाय द एस्टरिफिकेशन। ये जो प्रोसेस हुआ है ना यहाँ पे एस्टर बना है, यहाँ पे 3 एस्टर निकले हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टर का बनना या एस्टरिफिकेशन। क्योंकि मोनोग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड है क्या, ये देखिए एस्टर नहीं है। By esterification of fatty acids and glycerol, of fatty acids and glycerol, ठीक है जी, लिखा, ठीक है। Yes, sir. चलें आगे लिखें, लिखें triglycerides are also called fats, and oils। इनको हम फैट्स एंड ऑयल्स कह देते हैं, ठीक है, पक्का। अब आपने होमवर्क में काम करके लिखकर लेकर आना है, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। पता है ना क्या डिफरेंस होता है ऑयल और फैट में? ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जबकि फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, पक्का। अरे हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब आप इसको नोट करें, ठीक है। अगर सुने, आज क्लास को हम यहीं पे ही रोक रहे हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को लूंगा, ठीक है। और थर्सडे को हम ये खत्म हो गया, इसके बाद हमारे पास सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। क्लासेस में छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में मेरी और क्लास है 11:50 से, ठीक है। अच्छा, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया, जस्ट सी जूम क्लास, ठीक है, आपको बोला, ठीक है। तो उसको जैसे स्टार्ट करना है तो आपको फटाफट नोट कर लें, लेकिन 11:45 से क्लास हो, बट 11:50 से करूंगा मैं स्टार्ट। तो इसको आप नोट कर रहे हो, नोट करके आप चले जाएं, ठीक है। सर मेरा एग्जाम हुआ था, हाँ सिया बताओ कैसा हुआ एग्जाम आपका? थर्टी 37 आए हैं, कितने में से? 40 में से? वाओ, वेरी गुड, इट्स अ गुड स्कोर, शाबाश।
ठीक है। और जो 3 नंबर कटे हैं वो कहाँ कट गए, उस टॉपिक में कट गए जिसने पढ़ाया नहीं था, या कैसे क्या हुआ है? जो पढ़ाया नहीं था। जो पढ़ाया नहीं था, ठीक है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे चीजों को, ठीक है। हुआ क्या है कि आपका कोर्स ना बार बार लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हम पीछे चल रहे थे, बट मेरे ख्याल से हमने बैलेंस कर लिया है। इसके बाद हमारे पास सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, इसके बाद हमारे पास वाला यूनिट पूरा हो जाएगा। अगले यूनिट हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक है पढ़ने के लिए, और लास्ट वाले में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो आपको पढ़ने में मजा आएगा, उसमें तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। और प्लांट फिजियो में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगी प्लांट फिजियो, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप उसको नोट कर लें, और मैं मिलूंगा आपसे थर्सडे को क्लास में 1.5 आवर कलेक्ट करेंगे, 8 से 9:30 क्लास होगी, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। आप आराम मतलब तैयार होकर आइएगा कि 3 घंटे क्लास होने वाली है, ठीक है। उसमें मैं टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम थर्सडे को, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इसको नोट कर लें, नोट करके जाएं। थैंक यू सर।